तो अब हम स्टार्ट करते हैं पीडिया के 2 नंबर के क्वेश्चन जितने भी हैं, और एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये जो नोट्स हैं वो अंशुल यादव सर के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस रह जाएंगे वो उसको नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। वार्म चेन इन न्यूनेटल केयर। वार्म चेन क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ इंटरलिंक प्रोसीजर विच विल मिनिमाइज द लाइकलीहुड ऑफ हाइपोथर्मिया। मतलब ऐसा मैनेजमेंट या फिर ऐसा प्रोसीजर जिससे हाइपोथर्मिया का रिस्क बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में क्या क्या आता है? तो वार्म डिलीवरी रूम, ड्राइड इमीडिएटली, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए मदर से, कंगारू मदर केयर से हाइपोथर्मिया के चांसेस कम होते हैं, फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, बाथिंग एंड वेइंग आर पोस्टपोन। जो उसको नहाना और उसका वेट करना उसको बाद में कर लेंगे, है ना, क्योंकि हाइपोथर्मिया हो सकता है। कीपिंग मदर एंड द बेबी टुगेदर, दोनों को साथ में रखो। वार्म ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, ये सारे जो है वार्म चेन में आते हैं। अब नेक्स्ट आता है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन जो है वैक्सीन ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। इट इज सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। मैन्युफैक्चर से वैक्सीनेशन साइट तक ले जाने के लिए जो वैक्सीनेशन का टेम्परेचर अपन को मेंटेन करके रखना पड़ता है कि वो वैक्सीन वाइबल रहे, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोल्ड चेन। इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं कोल्ड चेन में? जो मैन्युफैक्चर और नेशनल स्टेट जहाँ पर मेन अपन पे वैक्सीन बनती है वहाँ पर कौन से वॉक इन फ्रीजर और वॉक इन क्लूजर, ये बड़े ट्रांसपोर्ट होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट और रेफ्रिजरेटेड इंसुलेटेड वैन, ये सब जो है बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट जो बड़ी वहाँ से साइड से बहुत ज़्यादा अमाउंट वैक्सीन लेके आएंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर, उसमें क्या है? डीप फ्रीजर और आइसलाइन रेफ्रिजरेटर रहेंगे। ठीक है, और सब डिस्ट्रिक्ट और पीएससी लेवल पे क्या रहेगा? आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्सेस और वैक्सीनेशन कैरियर। ठीक है, जो आपने देखा होगा पोलियो वैक्सीन लगाने जो महिलाएं आती हैं उनके पास छोटे छोटे बॉक्सेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपोनेंट ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। 4 कंपोनेंट्स याद ही होने चाहिए। वीएसडी, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, फिर डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया फॉर सेम क्या क्या है? 6 से 59 महीने के लिए होता है। सबसे पहले वेट फॉर हाइट बिलो 3 SD होना चाहिए। बाइपेडल एडिमा, मिडम अपर सर्कम्फरेंस जो है 11.5 से कम होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैलिमिया। ठीक है, हाइपोकैलिमिया हाइपोनेट्रीमिया एक बार आया है। हाइपोकैलिमिया में क्या है? सबसे पहले स्पॉट यूरिन पोटेशियम सीरम, यूरिन ऑस्मोलैरिटी और टीटीकेजी, ये सारे अपन इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। अगर यूरिन पोटेशियम 20 से कम है, टीटीकेजी 4 से कम है, तो यूरिन मतलब किडनी का कोई कॉज नहीं है। तो किडनी का कॉज नहीं है तो जीआई का कॉज होगा डायरिया, एसाइड ट्रेन, ये सब हो सकता है। ट्रांससेलुलर सिस्टम में इंसुलिन, बीटा एगोनिस्ट, एल्केलोसिस, ये हो सकता है। पुअर इनटेक हो सकता है। तो जब ये पोटेशियम यूरिन में कम हो तब ये कॉजेज हो सकते हैं। अगर पोटेशियम यूरिन में 20 से ज़्यादा है, टीटीकेजी है, तो कोई ना कोई रीनल कॉज है। तो रीनल कॉज में भी 2 में डिवाइड किया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एसिडोसिस में आरटीए और डीके है, और एल्कलोसिस में भी फिर 2 में डिवाइड किया, हाइपरटेंशन और नॉर्मल। तो हाइपरटेंशन प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोन, सीएएच हो सकता है, लिडल सिंड्रोम, जबकि नॉर्मल वाले में डायूरेटिक, बार्टर, जेटलमैन सिंड्रोम हो सकता है। तो ये तो अपन ने कर लिया इन्वेस्टिगेशन। फिर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मतलब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आईवी सप्लीमेंटेशन करते हैं केसीएल का। आईवी इन्फ्यूजन 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर आवर करते हैं। ओरल भी दे सकते हैं अपन डोज 2 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे, 3 to 4 डिवाइडेड डोजेज में। ठीक है, केसीएल और पोटेशियम सिट्रेट के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो आईवी सप्लीमेंटेशन और ओरल सप्लीमेंटेशन दे दिया। वॉल्यूम रिससिटेशन विद नॉर्मल सेलाइन, वॉल्यूम अगर कम है तो नॉर्मल सेलाइन से अपन को वॉल्यूम रिससिटेशन करना है। ट्रीट अंडरलाइन कॉज, जो भी अंडरलाइन कॉज है उसको भी ट्रीट करना है। नेक्स्ट आता है साल्ब्यूटामोल की डोज और डोजेस फॉर्म। तो साल्ब्यूटामोल इज यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा, तो उसके सबसे पहले डोजेस फॉर्म देखते हैं। अगर एमडीआई में यूज करना है तो 100 माइक्रोग्राम पर पफ यूज करेंगे। ड्राई पाउडर कैप्सूल में यूज करना तो डबल हो जाएगा, तो 200 माइक्रोग्राम। ठीक है, फिर रेस्प्यूल में अगर यूज कर रहे हैं तो 2.5 mg, और अगर रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन में यूज कर रहे हैं तो 5 mg। बस डबल कर देना है, ड्राई पाउडर कफ और एमडीआई में डबल कर देना है, और रेस्प्यूल और रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन में डबल कर देना है। फिर डोज कितने कितने थे? 1 से 2 पफ 4 से 6 घंटे में देते हैं। अगर नेबुलाइजेशन में दे रहे हैं तो 0.15 से 0.2 mg पर केजी पर डोज देना है, और अगर वो कैप्सूल दे रहे हैं तो एक ड्राई पाउडर कैप्सूल जो है उसको देना है 4 से 6 घंटे में। तो ये साल्ब्यूटामोल की डोज और डोजेस फॉर्म आई थी, एक बार और आ सकती है तो देख लेना। फिर आता है नेक्स्ट योजना है बहुत सारी। सबसे पहले नेक्स्ट पोषण योजना, जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर टीबी पेशेंट के लिए। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? 500 रुपये इंसेंटिव दिया जाता है जो भी नोटिफिकेशन करता है टीबी पेशेंट का। इंसेंटिव फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ एंटी टीबी ट्रीटमेंट टू द पेशेंट एंड द इंसेंटिव इज गिवन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो जिसको भी टीबी हुआ है तो उसको जितना भी ट्रीटमेंट वो सारा फ्री रहता है, और कुछ उसके राशन पानी के लिए भी कुछ पैसे दिए जाते हैं। फिर आरबीएस के, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण योजना, या फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, ये 2013 जनवरी में लॉन्च हुआ था। इसका मकसद क्या था? चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज थ्रू मोबाइल हेल्थ टीम्स एट ब्लॉक लेवल। तो मोबाइल हेल्थ जो वो अपने वैन्स हैं उन सब से अर्ली इंटरवेंशन और स्क्रीनिंग करनी है। कोई भी जो बच्चों में जो डिसीजेज होती है उनकी अर्ली स्क्रीनिंग और इंटरवेंशन करना है। स्क्रीनिंग ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, 0 से 6 साल तक सारे बच्चों का अपन को स्क्रीनिंग करनी है एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर फॉर 30 डिसऑर्डर। कुछ 30 डिसऑर्डर की लिस्ट है जिसमें डिफेक्ट एट बर्थ, डिफिशियंसी, डिसीज ऑफ चाइल्डहुड और डेवलपमेंटल डिले, ये 4 ग्रुप में ऐसे 30 डिसीज को डिवाइड किया है।
और उसके लिए हर साल बच्चों की 2 बार स्क्रीनिंग कम से कम करनी है। फिर अगर अपन ने अर्ली स्क्रीनिंग कर ली तो इंटरवेंशन करना है, तो फ्री मैनेजमेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन एट डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर और आइडेंटिफाइड टर्सरी लेवल इंस्टीट्यूशन। अगर अपन ने पहले स्क्रीनिंग कर ली है तो अपन को इंटरवेंशन भी फ्री करना है, तो फ्री मैनेजमेंट करना है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में यही है कि जो बच्चे हैं उनकी अर्ली स्क्रीनिंग और अर्ली इंटरवेंशन करना है, जिसके थ्रू उनका ट्रीटमेंट जल्दी हो सके। फिर आता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 2003 में लॉन्च हुई थी। इसका क्या मकसद है? टू क्रिएट बैलेंस इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो हेल्थ केयर सिस्टम में जो बैलेंस है वो बना के रखना, करेक्टिंग द इम्बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो इम्बैलेंस बना हुआ कि कहीं पर हेल्थ केयर फैसिलिटी ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो उन्हें बैलेंस बनाना। तो कैसे करेंगे अपन? ब्रिजिंग द गैप इन टर्सरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन डिफरेंट रीजन। तो जो टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर है उन्हें ब्रिजिंग करना। फिर ऑगमेंटिंग मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, मेडिकल नर्सिंग एजुकेशन को इंप्रूव करना। ह्यूमन रिसोर्सेज इन द हेल्थ सेक्टर उसको इंप्रूव करना। क्वालिटी टर्सरी हेल्थ केयर सर्विसेज उसको इंप्रूव करना। बूस्ट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना। ओवर 1 लाख जॉब क्रिएशन इन नेक्स्ट 5 ईयर, जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह निकालना। इंप्रूवमेंट इन द रेफरल सिस्टम को इंप्रूव करना कि अगर पीएससी में कोई केस बिगड़ जाता है तो टीएससी में वो हो सके, सीएससी में हो सके। ठीक है, तो ये हो गया प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। मेन ये है कि उसकी टैगलाइन बस याद रखने, जैसे आरबीएस के है तो उसमें आप ये याद रखो कि बच्चों के लिए है, उसकी स्क्रीनिंग इंटरवेंशन के लिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना क्यों है? कि ये जो बैलेंस है हेल्थ केयर सिस्टम में वो बना के रखना, तो आपको पूरा अंदर के आता जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है मंगोलियन स्पॉट, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्यूटेनियस हाइपर पिगमेंटेशन सीन इन यूनिट्स। है ना, सबसे ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन ये देखा जाता है, कहाँ पर देखा जाता है? बटॉक, मिड सेक्रल एरिया, बैक और एक्सट्रीमिटीज में देखा जाता है। ठीक है, ग्रे मैकुलर पिगमेंटेशन होता है जो कि बर्थ प्रेजेंट होता है, कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और कोई भी इससे हार्म नहीं होता है। ठीक है, फिर एमआर की वैक्सीन, ये वैक्सीनेशन में जितने भी पूरे एनआईएस है पूरी वैक्सीन है, सारे इंपॉर्टेंट है, पूरे शेड्यूल डोज सब याद होना चाहिए। मीजल्स इज अ कॉम्बिनेशन विद रुबेला, एमआर वैक्सीन मीजल्स और रुबेला की कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। लाइव एट्यूनेटेड टाइप की वैक्सीन होती है। एडमिशन 9 से 12 महीने, 15 से 24 महीने करना। फर्स्ट डोज इसका 9 से 12 महीने में लगेगा, सेकंड डोज 15 से 24 महीने लगेगा। 0.5 ml इसका टोटल अमाउंट होता है और सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, राइट अपर आर्म और एंट्रोलेटरल थाई में देते हैं। स्टोरेज 2 से 8 डिग्री में रखेंगे इसको। और एडवर्स रिएक्शन क्या हो सकती है? लोकल पेन, टेंडरनेस, फेब्राइल सीजर, फीवर विद मैकुलोपेपुलर रैश। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं देना है वैक्सीन? इम्यूनोसप्रेशन, मैलिग्नेंसी और इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हो गया एमआर वैक्सीन के लिए। फिर जेनेटिक बेसिस ऑफ थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया में क्या है कि अल्टरेशन इन द रेट ऑफ ग्लोबिन चेन प्रोडक्शन, पॉइंट म्यूटेशन जो है अल्फा वाले में 16 का होता है और बीटा वाले में 11वां क्रोमोसोम का होता है। फिर ऐसे थैलेसीमिया हमको अल्फा बीटा में डिवाइड कर दिया। अल्फा अगर सिर्फ एक चेन ही खराब हुई है अल्फा की तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, 2 हुआ तो माइल्ड एनीमिया, 3 हो गए हैं तो सीवियर एनीमिया, और अगर चारों चेन खराब हो गई तो लीथल रहता है। फिर बीटा में भी एक है तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, अगर एक इंटरमीडिएट है तो फिर अपन माइल्ड एनीमिया बोलते हैं, अगर दोनों खराब है तो सीवियर एनीमिया हो जाता है। फिर बात है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिलते हैं? तो ओपन पोस्टीरियर फॉन्टेनल, अम्बिलिकल हर्निया, एडिमेटस फेसिस, पैलर, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथर्मिया तो है, हाइपोथर्मिया, लार्ज टंग, लार्ज एब्डोमेन और हाइपोटोनिया। फिर नेक्स्ट आता है पेंटा वैक्सीन। पेंटा वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन होती है? डीपीटी, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, हेप बी और इन्फ्लुएंजा बी वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, फिर शेड्यूल क्या है? 6, 10, 14, 15 से 18 महीने में इसका बूस्टर लगाते हैं, 6, 10, 14 वीक। डोज क्या है इसकी? 0.5 ml है, इंटरमस्कुलर लगाते हैं एंटोलेटरल थाई लेफ्ट साइड में। ठीक है, फिर साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? स्वेलिंग, पेन एंड फीवर, डायरिया हो सकता है। फिर रिलेटिव में कॉन्टेंट से रिलेटिव रहता है, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज है उसमें तो अपन पेंटावैलेंट नहीं लगाएंगे। फिर WHO क्लासिफिकेशन भी काफी बार पूछा गया। सबसे पहले अपन 1, 2, 3, तो 1A में क्या आएगा? कंजक्टिवल जेरोसिस, B में बिटॉट स्पॉट, 2 में कॉर्नियल जेरोसिस, फिर 3A में, तो 3A में कॉर्नियल अल्सरेशन लेस देन 1/3, 3B में कॉर्नियल अल्सरेशन मोर देन 1/3। ठीक है, फिर NFS, तो N में क्या आ जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस, S में आ जाएगा कॉर्नियल स्कार और F में आ जाएगा जेरोप्थेल्मिया फंटस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आता है। फिर नेक्स्ट आता है ट्राइसोमी 21। डाउन सिंड्रोम में क्या क्या दिखते हैं? फीचर डिटेल में भी पढ़ लेना, ऑब्सगाइनी में पढ़ाई होगा। इट कॉज डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिले कराता है। क्लिनिकल फीचर में फ्लैटेंड फेस, एपिकेंथल फोल्ड, शॉर्ट नेक रहेगी, स्मॉल ईयर, पुअर मसल टोन, प्रोट्रूडिंग टंग रहेगी, सिमियन क्रीज प्रेजेंट रहेगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करोगे डाउन सिंड्रोम में? कोरोनिक विलेज सैंपलिंग, एमनियोसेंटेसिस, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग करेंगे और कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं। तो ये सारे अपन डाउन सिंड्रोम में लिख देंगे, 2 नंबर के लिए इतना काफी है। फिर आता है चिलेशन थेरेपी। जब भी थैलेसीमिया या फिर कभी रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो तो आयरन का ओवरलोड हो जाता है, तो उसके लिए अपन को चिलेशन थेरेपी करनी होती है। किलेशन थेरेपी, इट इज अ मेथड यूज फॉर रिमूविंग एक्सेस आयरन फ्रॉम द बॉडी। एक्सेस आयरन को रिमूव करना बॉडी से, तो किलेशन थेरेपी देनी होगी। तो 2 ड्रग याद कर लेते हैं, डेस्फेरोक्सामीन और डेस्फेरासिरोक्स। ठीक है, डेफेरासिरोक्स, डेफेरोक्सामीन।
तो डेफरॉक्सामिन जो है सबक्यूटेनियसली देते हैं इन्फ्यूजन पंप की मदद से, और डेफरासिरोक्स जो है ओरली देते हैं। इसका डोज 30 mg पर केजी और इसका याद कर लो 60 mg पर केजी डबल है, ठीक है। फिर साइड इफेक्ट अर्थराइटिस, न्यूट्रोपीनिया और ग्रेनुलोसाइटिस हो जाता है। तो किलेशन थेरेपी में इतना काफी है। फिर एक बार एसजीओ और एलबीडब्ल्यू का पूछा था, डेफिनेशन बताओ। तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, स्मॉल फॉर डेट या फिर आईयूजीआर, सब सिनोनिमस है। बेबीज विद अ बर्थ वेट लेस देन 10th परसेंटाइल फॉर जेस्टेशनल एज आर कॉल्ड एज एसजीए, ठीक है। जो भी 10th परसेंटाइल से नीचे हैं वो सब एसजीए कहलाएंगे। लो बर्थ वेट में कौन से आते हैं? यूनिट विंग 2.5 kg से कम है तो लो बर्थ वेट, ठीक है। फिर 1.5 kg से तो वेरी लो बर्थ वेट, और 1 kg से कम तो सीवियर वेरी लो बर्थ वेट, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर डिलेड प्यूबर्टी इन गर्ल, 1 से कम होता है तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बोलते हैं, ठीक है। फिर डिलेड प्यूबर्टी इन गर्ल में डेफिनेशन क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बाय द एज ऑफ 13, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कोई भी 13 से नहीं है, और एब्सेंस ऑफ मिनार्च एट द एज ऑफ 16 या 15 कुछ भी कर दो। अगर मिनार्च नहीं आया उसके 15 साल तक तो भी डिलेड प्यूबर्टी बोलेंगे। अगर कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आया 13 साल तक तब भी डिलेड प्यूबर्टी बोलेंगे, ठीक है। फिर कॉज में 2 कॉजेज ऐसे ग्रुप में याद कर लेते हैं, हाइपोगोनेडोट्रोफिक, हाइपोगोनेडिज्म, कि ऊपर मतलब कि ऊपर से ही दिक्कत है, तो मतलब कि पिट्यूटरी वाले में ही दिक्कत है। तो माल न्यूट्रिशन, सिस्टमिक इलनेस, हाइपोपिट्यूटरिज्म, ब्रेन ट्यूमर, जेनेटिक में कैल1 जीन या फिर जीएनए रिसेप्टर म्यूटेशन हो गया, ब्रेन इंजरी। तो मतलब ऊपर से ही पिट्यूटरी से ही प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो नीचे गोनेट्स में भी नहीं बनेगा, तो हाइपोगोनेडोट्रोपिक, हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है। तो ये सारी कॉज हो जाएंगे। हाइपरगोनेडोट्रोपिक, हाइपोगोनेडिज्म, मतलब कि पिट्यूटरी से तो बन रहा है लेकिन गोनेट्स में दिक्कत है। तो क्रोमोसोमल में टर्नर सिंड्रोम, इसमें स्ट्रीक ओवरी रहती है इसलिए नहीं बनता। कोंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, ओवेरियन डिस्ट्रक्शन और फेलियर, तो इन सब केस में क्या होगा कि डिलेड प्यूबर्टी होगी। फिर आता है ट्रीटमेंट में, तो लो डोज एस्ट्रोजन देते 2 माइक्रोग्राम इथेनाइल एस्ट्राडोल एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करते 20 माइक्रोग्राम तक, ठीक है। तो शुरू में ये देते, फिर 2 साल बाद जो है अपन मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट चालू कर देते। तो ये डिलेड प्यूबर्टी और उसका ट्रीटमेंट हो गया। फिर अब नेक्स्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पूछा था कि रिमीशन और रिलैप्स के बारे में, मेनली रिलैप्स के बारे में ही पूछा था। तो सबसे पहले देखते हैं रिमीशन क्या होता है। रिमीशन, यूरिन एल्ब्यूमिन माइल्ड टू ट्रेस लेस देन 4 mg पर मीटर स्क्वायर पर आवर प्रोटीन यूरिया हो फॉर 3 consecutive डे, मतलब 3 consecutive डे में यूरिन एल्ब्यूमिन बहुत कम हो गया, प्रोटीन यूरिया भी नेफ्रोटिक रेंज से कम आ गया है, तो उसको रिमीशन मतलब कि वो ठीक हो गया है, ठीक है, ठीक होने लगा है। पर रिलैप्स किसको बोलते हैं? यूरिन एल्ब्यूमिन 3+, 4+ पहुंच गया है, प्रोटीन यूरिया भी 40+ पहुंच गया है फॉर 3 consecutive डे, मॉर्निंग स्पेसिमेन हैव बीन इन रिमीशन प्रीवियसली। रिमीशन मतलब पहले ये जो है इसका कम हो गया था लेवल, लेकिन वापस से बढ़ने लगा, तो उसको बोलते हैं रिलैप्स। फिर से देखते हैं रिमीशन में मतलब कम हो गया ये 4 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर से, और यूरिन एल्ब्यूमिन भी कम हो गया 3 consecutive डे के लिए, तो मतलब उसकी कंडीशन इंप्रूव हो गई और उसमें रिमीशन आ चुका है। लेकिन रिलैप्स उसको बोलेंगे कि वापस से बढ़ जाए तो उसको रिलैप्स बोलेंगे। फ्रिक्वेंट रिलैप्स कब बोलते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं हर 6 महीने में, 4 या 4 से ज़्यादा होते हैं 12 महीने में, तो बोलते हैं फ्रिक्वेंट रिलैप्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि 4 कॉजेज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया क्या है? SIDH, CHF, ड्रग्स में डायूरेटिक्स वगैरह, ड्रिंकिंग टू मच वाटर से भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, एडिसन डिसीज, रीनल सॉल्ट वेस्टिंग, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, सिरोसिस, AKI, CKD, नेफ्रोटिक्स, बहुत सारी कॉजेज है हाइपोनेट्रीमिया की, ठीक है। तो ये सारे देख लेना। फिर आता है DD ऑफ एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, किस वजह से एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकता है? तो स्पाइनल कॉर्ड डिसीज जैसे कि ट्रांसवर्स मेलाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, पोलियोमेलाइटिस, न्यूरोपैथीज में GBS, पोरफायरिया, वेस्कुलाइटिस, NMJ में माइस्थीमिया ग्रेविस, बोटुलिज्म, ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम, ठीक है। मसल डिसऑर्डर में इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी, हाइपोकैलिमिया, इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये सब हो सकते हैं। फिर ये HIV वैक्सीन का शेड्यूल पूछा था, तो वो पेंटा का जो भी शेड्यूल है वो सेम होता है, ठीक है, HIV क्योंकि उसका एक कंपोनेंट है। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज द टारगेटेड प्रीडक्टल SpO2 आफ्टर 5 और 10 मिनट। तो पूरे याद कर लेना, 1 मिनट का भी कभी कभी पूछा जाता है। तो 1 मिनट का 60 से 65%, तो 5 बढ़ाना, 2 मिनट 65-70, फिर 3 मिनट 70 से 75, 4 मिनट 75 से 80, 5 मिनट में 80 से 85। फिर जब 5 से 10 में जब करेंगे तो 10 बढ़ाएंगे, 85 से 95, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन मीजल वैक्सीन, अभी ऊपर देखा था अपन ने। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया इन चिल्ड्रन। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे, एडुकेट कॉम्प्लीमेंट फीडिंग देंगे, सारे जितनी वैक्सीनेशन है जो निमोनिया करा सकते हैं बैक्टीरिया वायरस, वो उसके लिए वैक्सीन देंगे, HIV, न्यूमोकोकल निमोनिया, मीजल्स, पर्टुसिस, डिप्थीरिया, ठीक है, इनके लिए वैक्सीन दे देंगे। कवर माउथ एंड नोज व्हेन यू स्नीज और कफ, जब भी आप खांसो छींको तो कवर माउथ, अपना माउथ कवर करके जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले। वॉश हैंड प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये निमोनिया के प्रिवेंशन में हो गया। फिर इन्यूमरेट साइन ऑफ गुड अटैचमेंट एंड पोजीशन ऑफ ब्रेस्ट। गुड अटैचमेंट का साइन क्या होता है? सबसे पहले इफ द बेबीज माउथ इज वाइड ओपन, बेबी का माउथ वाइड ओपन होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द निप्पल एंड एरोला इन द माउथ, ओनली अपर एरोला विजुअल। तो जब वो दूध पी रहा होता है सिर्फ अपर एरोला विजुअल होना चाहिए, लोअर वन नहीं होना चाहिए। और जो बेबी की चिन है वो मदर के ब्रेस्ट से टच होनी चाहिए। वो बेबी का लोअर लिप है वो इवर्टेड होना चाहिए, है ना। यही 4-5 साइन है उनके। माउथ ओपन, अपर एरोला बस दिखना चाहिए, जो चिन है वो टच करना चाहिए, और बेबीज का जो लोअर लिप है वो इवर्टेड होना चाहिए, ठीक है। फिर पोजीशन,
एनी पोजीशन दैट इज कंफर्टेबल टू हर एंड द बेबी। तो कोई भी पोजीशन जरूरी नहीं है कि कैसी पोजीशन हो, मतलब नॉर्मल बैठ के भी, मतलब जो पोजीशन मदर की हो सकती है। लेकिन बेबी होल बॉडी इज सपोर्टेड, नॉट जस्ट नेक और शोल्डर। तो जो बेबी के पूरा नेक बॉडी पूरी सपोर्ट होनी चाहिए। बेबीज हेड एंड बॉडी आर इन वन लाइन विदाउट एनी ट्विस्ट इन द नेक। तो एक लाइन में होनी चाहिए पूरी हेड और नेक उसकी, ठीक है। हेड एंड बॉडी कोई भी मतलब ट्विस्ट नहीं होना चाहिए कि उसको बेबी को पीने में दिक्कत हो। बेबी बॉडी टर्न टुवर्ड्स द मदर, है ना, बेबी की बॉडी मदर की टुवर्ड टर्न होनी चाहिए। और बेबी नोज एट द लेवल ऑफ निप्पल, जो बेबी की नोज है वो निप्पल के लेवल पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, मेन तो जरूरी ये है कि साइन ऑफ गुड अटैचमेंट क्या होता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इन कोविड पॉजिटिव मदर। तो सबसे पहले जो इन्फेंट है उसको कंसीडर करके रखना है कि वो कोविड का सस्पेक्ट है, ठीक है। उसको भी टेस्ट करना, आइसोलेट करना अगर वो इन्फेक्टेड है, पॉजिटिव आती रिपोर्ट। अगर मदर और न्यूनेट दोनों ही पॉजिटिव आते हैं तो उनको एक साथ रख सकते हैं रूमिंग में, ठीक है। फिर हेल्दी न्यूनेट को हमें मतलब जो वो केयर करेगा जो अभी तक मदर के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। अगर मदर पॉजिटिव है और बेबी पॉजिटिव नहीं है तो उसकी केयर वो करेगा जो मदर के कांटेक्ट में नहीं आया, ठीक है। मदर अब उसको ब्रेस्ट फीड कैसे कराएगी, मदर एक्सप्रेस करेगी मिल्क को, है ना, और हैंड वॉश करके मास्क पहन के, और उसके बाद वही मिल्क जो है वो बेबी पी लेगा। फिर फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन, क्लीनिंग ऑफ ऑल सर्फेसेज, मिनिमम टचिंग ऑफ द यूनिट। तो इससे भी क्या है कि कोविड का प्रिवेंशन हो सकता है। फिर कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म के अपन ने देखे थे पूरे साइन सिम्टम। फिर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम कौन कौन से हैं नाम पूछे थे, तो पाठक बड़ौदा स्क्रीनिंग टेस्ट, एजेस एंड स्टेजेस क्वेश्चनर, डेनवर 2, त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग चार्ट, गुड इनफ हैरिस ड्राइंग टेस्ट, ठीक है। तो इसमें से 2-3 याद कर लेना। फिर नेक्स्ट आता क्रू। इट इज द कंडीशन विद ब्रासी कफ विथ और विदाउट इंस्पिरेटरी स्टाइडर, हॉर्सनेस एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो क्या है, ब्रासी कफ होता है जिसको क्रूप बोलते हैं। कंडीशन एसोसिएटेड कौन कौन सी, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, लेरेंजाइटिस, लेरिंगोब्रोंकाइटिस, स्पाज्मोटिक लेरेंजाइटिस, ठीक है। एक सिम्टम टाइप का है तो इन सब कंडीशन में मिलेगा। होता है कि नैरोइंग ऑफ ग्लोटिस होती है ना। तो स्टीपल साइन मिलता है, एक तो एक स्टीपल साइन एक्सरे में मिलता है इसमें क्रूप में ही, क्योंकि नैरोइंग हो जाती है तो ऊपर ऐसे स्टीप बन जाता है, देखो ऐसे नैरोइंग हो जाती है तो ऐसे स्टीपल साइन बन जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट में, सपोर्टिव मैनेजमेंट में ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देंगे, माइल्ड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस डेक्सामेथासोन, मॉडरेट टू सीवियर केस में एपिनेफ्रिन देते हैं, ठीक है। तो अगर क्रू पूछ ले तो उसको पहले बता देना कि डेफिनेशन क्या होती है, किस किस कंडीशन से एसोसिएटेड है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अगर स्टीपल साइन देखा तो मान लेंगे ग्रुप है। फिर मैनेजमेंट ऑक्सीजन और ये सब, ठीक है। फिर सेफेल हेमाटोमा, कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन पेरियोस्टियम एंड द स्केल, स्केल और पेरियोस्टियम के बीच में ब्लड कलेक्ट होता है तो उसे बोलते हैं सेफेल हेमाटोमा, ठीक है। फिर किसकी वजह से, ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से ज़्यादातर होता है। डजंट पिट ऑन अपलाइन, पिट नहीं होता, ठीक है। कैन नॉट कॉज सुचर लाइन, क्रॉस नहीं करेगा सुचर लाइन को, ठीक है। फिर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ, अपियर फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ एंड डिसअपियर ए फ्यू डेज। तो तुरंत नहीं बर्थ के बाद होता है, तो 1-8 घंटे बाद अपियर होगा और कुछ दिन में जाएगा। और अब फ्रैक्चर से एसोसिएटेड है क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में हो सकता है कि स्कल बोन की फ्रैक्चर हो गई हो, तो फ्रैक्चर ऑफ अंडरलाइंग बोन से एसोसिएटेड है। और जॉन्डिस भी हो सकता है क्योंकि भाई जब भी ब्लीडिंग होगी तो उससे हीमोलिसिस होकर जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है। तो किसके हिसाब से मेन बात याद करनी, कलेक्शन कहाँ पर, पेरियोस्टियम और स्कल के बीच में है, ट्रॉमेटिक इंजरी की, ट्रॉमेटिक डिलीवरी की वजह से हो सकता है। फिर अब नेक्स्ट आता है कोशिंग सिंड्रोम, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल हाइपरफंक्शन, ठीक है। कॉजेज में एंडोजीनस कॉज और एक्सोजीनस। एक्सोजीनस माना है कि बाहर से इनटेक कर रहे हो स्टेरॉइड का, और एंडोजीनस मतलब एसीटीएच डिपेंडेंट और एसीटीएच इंडिपेंडेंट। एसीटीएच डिपेंडेंट मतलब कि एसीटीएच सिक्रीट कर रहा है जिस वजह से एड्रेनल ग्लैंड का हाइपरफंक्शन हो रहा है, तो एसीटीएच डिपेंडेंट पिट्यूटरी सोर्स है तो एडिनोमा पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। एक्टोपिक सोर्स में न्यूरोब्लास्टोमा, विल्स ट्यूमर, कार्सिनोमा ट्यूमर, यहाँ से एसीटीएच निकल रहा है। और एसीटीएच इंडिपेंडेंट, एसीटीएच की कोई जरूरत नहीं है, खुद ही कोर्टिसोल ज़्यादा निकाल रहा है, जैसे कि एड्रेनल ट्रॉमा, एड्रेनल एडिनोमा, एड्रेनल कार्सिनोमा, इन सब में एड्रेनल खुद ही ज़्यादा निकालता है कोर्टिसोल, ठीक है। तो ये कॉजेज हो गए। क्लिनिकल फीचर में ग्रोथ रिटार्डेशन, मून फेसिस, बफालो हम, डिलेड प्यूबर्टी, हिर्सुटिज्म, बोन पेन, मसल वीकनेस, ठीक है, ये सब। फिर कोविड-19 की वैक्सीन कौन कौन सी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पूतनिक, कोवावैक्स, ठीक है। एक्सरे फीचर ऑफ स्कार्बी, पेंसिल थिन कॉर्टेक्स, वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल दिखेगी, ठीक है, अपर और लोअर टिबियल मेटाफाइसिस में, पेल्कन स्पर, विम्बर्गर साइन, ठीक है। तो ये 3-4 जो है स्कर्वी के वो हो गए फीचर, क्या क्या दिखते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्राइटेरिया क्या अपन को पता ही है, में से प्रोटीन 3.5 से ज़्यादा, एडिमा दिखेगा, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपोएल्बुमिया, ठीक है। फिर गुड अटैचमेंट पढ़ ही लिया, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म पढ़ लिया, ठीक है। ये सारे बहुत बार रिपीट हो रहे हैं तो इनको तो देखना ही है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की इंडिकेशन एक बार पूछी थी, तो जो भी चिल्ड्रन 6 महीने से 59 मंथ तक है उनमें इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगनी चाहिए। जो भी 50 साल से ज़्यादा है उनमें भी लगेगी। इंडिविजुअल हुए क्रॉनिक पल्मोनरी, कार्डियोवैस्कुलर, रीनल, हेपेटिक, न्यूरोलॉजिक, हेमाटोलॉजिक, मेटाबॉलिक, इनमें से कोई भी डिसऑर्डर है तो उनमें क्या है, रिस्क ज़्यादा है निमोनिया होने के इन्फ्लुएंजा की वजह से, तो उनमें भी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगा देंगे। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, प्रेग्नेंट वुमेन, एक्सट्रीमली ओबेस पर्सन, इन सब में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगानी जरूरी है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट अभी देखते हैं।
फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन, तो एलर्जिक रिएक्शन, एंसेफेलोपैथी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक्यूट फेब्राइल इलनेस, ठीक है। सी से पिक्चर भी देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन अभी अपन शायद नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फिर 5 कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मैच्योरिटी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पीडीए, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, सेप्सिस, अनीमिया और आरओपी, ये प्री मैच्योरिटी के क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए, पीडीए, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, सेप्सिस, अनीमिया, आरओपी, ठीक है। माइलस्टोन भी नेक्स्ट वीडियो में। एमएमआर अभी अपन ने देखी थी वैक्सीन। 4 बेनिफिट ऑफ केएमसी, स्टेबलाइजिंग टेम्परेचर, वेट गेन, मैटरनल इन्फेंट बॉन्डिंग, रिड्यूस ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर कॉस्ट और डीप सेटिस्फेक्शन। तो ये केएमसी के क्या क्या बेनिफिट होते हैं कि टेम्परेचर कम कर रखता है, वेट गेन, मदर और इन्फेंट की बॉन्डिंग इंप्रूव करता है, और जो ह्यूमन सोर्स को ही मतलब डिपेंड करता है, कोई भी मतलब उसको अलग से फूड वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एनआरसी एडमिशन क्राइटेरिया फॉर इन्फेंट बिलो 6 मंथ ऑफ एज, ठीक है। 6 महीने से कम में तो क्या क्राइटेरिया होता है, इन्फेंट इज 2 वीक एंड फीबल टू सक इफेक्टिवली, ठीक है। फिर वेट जो है उसका -3 से वेट फॉर लेंथ होना चाहिए। विजिबल सीवियर वेस्टिंग इन इन्फेंट, प्रेजेंस ऑफ बाइपिटल एडिमा, ठीक है। तो इसमें MUAC वाला नहीं आया, क्योंकि MUAC वाला क्या है, सिर्फ 6 महीने से लेकर 59 महीने तक होता है, ठीक है। फिर बाइवेलेंट पोलियो वैक्सीन का क्या है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है, 1 और 3 वायरस के लिए होते हैं, फॉर टाइप 1 टाइप 3 वायरस, ओरल 2 ड्रॉप देते हैं। शेड्यूल कब कब है, 0, 6, 10, 14 वीक, और इसका दो बूस्टर लगते हैं, 15 से 18 महीने और 5 साल, ठीक है। तो 0, 6, 10, 14 और इसके बूस्टर। साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है इसके। कॉन्ट्राइंडिकेशन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट में तो कोई भी वैक्सीन नहीं देते ज़्यादातर, और स्टोरेज 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये अपने मैक्सिमम 2 नंबर के खत्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में MCQ और ये जो 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, माइलस्टोन, फर्स्ट मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पहले एपिसोड आ जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक, वो, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन जो भी रह गए हैं वो करेंगे, और उसके बाद सारे MCQ करेंगे। थैंक यू।